हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे सेकंड, जिसमें हम 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के देखेंगे और जो भी आपका कॉन्सेप्ट आपका जो भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो आप लोग को पता है 3 तरीके के असेसमेंट होते हैं। सबसे पहला असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर लर्निंग क्या होता है, मतलब कि हम सीखने के लिए जो असेसमेंट करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर फीडबैक का काम आता है। जो टीचर बच्चे को फीडबैक देता है जिसके हेल्प से बच्चा क्या करता है, अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर पाता है। सेकेंड, अगर हम देखें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमने क्या सीखा है उस चीज की लर्निंग, उस चीज का असेसमेंट करना, जो बेसिकली किससे किया जाता है, टेस्ट से किया जाता है कि आपने क्या सीखा है। ठीक, और असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें बच्चा क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है कि उसका सेल्फ इवैल्यूएशन रहता है कि कैसे वो सीख रहा है, क्या क्या गलतियां हो रही है। ठीक, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर। क्या इसीलिए होता है कि हम स्लो लर्नर में कैटेगराइज कर पाए? नहीं। टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, नहीं, ग्रेडिंग के लिए भी नहीं होता है, वो तो हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, समेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। बिल्कुल सही, हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ताकि उनकी लर्निंग और अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। नहीं, ये भी नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड रेटिंग दे बच्चों को उसके परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस जो भी है उससे वो सीखता है। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, तो कोई कार्य करके सीखता है, उसे हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो ये चीज किस पे स्ट्रेस करती है, ऑप्शंस देखिए। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कंट्रोल टीचर का बनता है लर्निंग ऑफ स्टूडेंट पे? नहीं। द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, नहीं, ये रीइंफोर्स नहीं करती है। ठीक, देन ऑप्शन देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये हो सकता है कैसे, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एज इन, जैसे मैंने बताया, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं, तो वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप बच्चे ने क्या सीखा है, किस तरीके से सीखा है, उसके एक्सपीरियंस पे क्या डेवलप हुआ है। तो राइट आंसर विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक, और लास्ट ऑप्शन देखिए, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। नहीं, बिल्कुल गलत है। लर्निंग क्या है, हमारा प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। Next question, which of the following is an effective method to enhance problem solving skill in children? हमें एक effective method बताना है जिससे बच्चा problem solving skills बच्चे में डेवलप होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये पहले ही गलत हो गया। इनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना हम सिखाते हैं। एक, प्रोवाइड देम रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। क्या हम रेडीमेड सॉल्यूशन खुद बच्चों के अंदर ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चा खुद से अपना दिमाग लगाए? तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर विल बी गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म। यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है, वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई कई तरीके ढूंढ रहा है। तो राइट आंसर विल बी giving them opportunity to brainstorm and make intuitive guesses. Next question देखिए, which of the following is an example of a question that requires student to reflect on their own thinking? मतलब हमें एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिससे बच्चा मतलब उनकी थिंकिंग, वो क्या सोचते हैं, वो चीज रिफ्लेक्ट हो सके उस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब्स। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इससे थिंकिंग नहीं हो रही है ना कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, अपना ओपिनियन दे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब। रेक्टिफिकेशन है, जो वर्ब की डेफिनेशन है वो आपने बता दी। देन नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू प्रेजेंट टेंस।
ये भी नहीं होगा, इसमें बच्चे की कोई थिंकिंग नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ड चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। मतलब कि बच्चे आपको अपना ओपिनियन, अपनी थिंकिंग बताने की, जो वर्ब जो पहले आपके पास नॉलेज थी वो इस क्लास के बाद मतलब आपने क्या चेंज किया है अपनी नॉलेज में। तो इससे क्या होगा, बच्चे की थिंकिंग पावर क्या होगी, डेवलप होगी, सोचने समझने की शक्ति। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। अब वेरिएबिलिटी की बात करें तो हमें पता है हमारे जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो विभिन्न विभिन्न तरीके के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं, और सबके बिलीफ और सब चीज क्या होती है, अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है। तो इस चीज को हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, should be valued and seen as a reflection of human diversity। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमें उस चीज को वैल्यू देनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सब एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सभी क्या है, डाइवर्स हैं, सभी अपने में अलग है, लेकिन उस चीज का हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। जो करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है वो ये है, लेकिन और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शुड बी इग्नोर्ड एंड अटेम्प्ट नेगेटिव है तो गलत हो गया। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बैरियर है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर विल बी शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while participating in a sports competition in class, Tanuj tell his friend that he will participate in javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girl cannot throw javelin. This depict इसमें क्या आपको क्या हो गया है कि जो इसमें ये इस क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया कि गर्ल का क्या रोल होता है और बॉय का क्या रोल होता है। गर्ल जो होती है वो जैवलिन थ्रो नहीं कर सकती है और लड़के क्या होते हैं वो जैवलिन थ्रो कर सकते हैं। गर्ल सिर्फ और सिर्फ जंप रोप में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इससे क्या गर्ल्स और बॉयज का क्या बता दिया, दोनों का क्या क्या रोल होता है ये बांट दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक, ना ही कॉन्स्टेंसी होगी, ना इक्वालिटी, ना इक्विटी, ये क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। तो यहाँ पे ऐसी धारणा है कि लड़कियों के लिए कुछ काम अलग है और बॉयज के लिए कुछ काम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। अब हमें ये बताना है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट का अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढते हो किसी प्रॉब्लम के, या फिर आप कई तरीके से अपनी सोच रखते हो, लेकिन वही कन्वर्जन का क्या होता है, जब आप एक सिंगल एक वन फिक्स्ड सॉल्यूशन आपने ढूंढा है किसी चीज के लिए, मतलब कोई आपकी डाइवर्सिफाई, आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो और चीजों को किस तरीके से सॉल्व करते हो और नहीं सोच पा रहे हो, तो वो होता है। तो इसका आंसर देखिए, इट इनकरेज मल्टीपल आंसर एंड इज वन फिक्स्ड करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है कि हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, मल्टीपल आंसर्स को कंसिडर करता है, और कन्वर्जन में क्या होता है, एक फिक्स सॉल्यूशन होता है। लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक वन करेक्ट सॉल्यूशन होता है, नहीं, तो ये यहीं पे गलत हो गया। प्रोमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटी, नहीं, और प्रमोट्स वर्बल एबिलिटी, नहीं। तो हमारा क्या है, मल्टीपल आंसर एंड वन करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजनिंग का है। जो करेंट पैटर्न है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टेटमेंट देखिए, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि जो बच्चा होता है वो आगे की अपनी नॉलेज को उसी बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करता है जो चीजें उनके दिमाग में मौजूद हैं। जैसे एसिमुलेशन को कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा, आपके पास प्रेजेंट स्कीमा है, आप उसमें क्या करते हो, ऐड करते हो चीजों को, इंफॉर्मेशन को, ताकि आप अपने क्या कर सको, लिंक कर सको अपने नॉलेज को। ठीक, तो रीजन देखिए, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बताया कि क्या आप लिंक एक क्रिएट करते हो और आपको मॉडिफाई करना है अपनी इंफॉर्मेशन में, कि या एज इट इज उसको ऐड करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, आपके नॉलेज पे, आपके स्कीमा पे डिपेंड करता है। तो ये एक बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेम वही है स्टेटमेंट और रीजन का। इसमें देखिए स्टेटमेंट देखिए, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भी हर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है उनका जो चाइल्डहुड होता है, ये हर एक बच्चे के लिए जो चाइल्डहुड का फेस होता है वो डिफरेंट उनका एक्सपीरियंस होता है। एज एन वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर बंगाली है तो बंगाली कल्चर अलग है, उनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा। मराठी है तो उनका अलग अलग होगा। इस तरीके से जिस जिस कल्चर से जो बिलोंग करते हैं उनका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा है। रीजन देखिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। भाई चिल्ड्रन का डेवलपमेंट जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मींस कि जो डेवलपमेंट है हेड टू टो ही डेवलपमेंट होगा, सेंटर टू पेरिफेरी, ये यूनिवर्सल, ये सब में कॉमन है। तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं। मतलब ए जो है हमारा ट्रू है, बट आर हमारा क्या है, वो फॉल्स है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो की प्रिंसिपल क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? जहाँ बच्चा काम करके सीखता है, चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखता है, जो जो उनको प्रगति की तरफ लेके जाए। तो क्या की प्रिंसिपल है? सबसे पहला देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग। ऐसा बिल्कुल नहीं कि टेस्ट के बेसिस पे आप स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर। पैसिव रेसिपिएंट नहीं होता, बच्चा एक्टिवली कंसिडर करता है नॉलेज को। ठीक। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। ये हो सकता है कि जो भी लर्निंग होगी एक सही टास्क पे बेस्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से डेवलप करे। इलॉजिकल चीज पे बच्चा क्या ही डेवलप करेगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखिए, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है, करिकुलम को क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहना चाहिए, तो फिक्स नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग एंड थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जब रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें ना, तो एक तरीके से समझिए कि क्या है, रिलेटेड टू माइंड है। रीजनिंग जब हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ किसी जजमेंट पे, किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है? क्या ये सोशल डेवलपमेंट से है, क्या ये कॉग्निटिव से है, क्या ये मोरल से है, क्या ये मोटर है? मोटर जहाँ पे मसल्स की बात होती है, मोरल जहाँ पे सही और गलत आप कह सकते हो, सोशल जहाँ पे समाज के साथ हम सीखते हैं, और कॉग्निटिव दैट इज रिलेटेड टू माइंड। मैंने आपको बताया है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। एक मिनट, राइट आंसर विल बी सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की proposes that dash is important for self regulation in child। तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्याजे ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था? लैंग्वेज पे किया था। एक लैंग्वेज पे फोकस किया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। जब हम सोशल स्पीच की बात करें, प्राइवेट स्पीच की बात करें, या इनर स्पीच की बात करें। ठीक। प्राइवेट स्पीच की बात करें, इनर स्पीच की बात करें, तो इनर स्पीच में क्या है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है। ठीक। ताकि ये आपका ऑडिबल स्पीच नहीं होती। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा क्या है, अपने से बात करता है, लेकिन वो क्या होती है, ऑडिबल होती है। और सोशल स्पीच में क्या होता है, आप जब समाज से दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो राइट आंसर विल बी इनर स्पीच। डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। हमें नॉट पे ध्यान देना है, नॉट याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आपका पूरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक। लर्निंग के लिए कौन सी चीज नहीं है वो स्टेटमेंट ढूंढना है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही। भाई हम क्या करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। ठीक। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीमास। मतलब जो हमारे अंदर स्कीमास मौजूद है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, ताकि हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ पाए। ये भी सही है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। मतलब कि हम जितना सोशली इंटरेक्ट करोगे और जितना समाज में रहोगे उतनी ज्यादा चीजें सीखोगे, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट देखिए, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। राइट आंसर विल बी 4। क्यों? क्योंकि लर्निंग क्या है, आपका प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट है। ठीक, इसको ये प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, पैसिव इमिटेशन, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से आपका कोई मतलब ये ऑप्शन गलत है। पैसिव इमिटेशन की बात गलत है। फंक्शनल फिक्सनेस मतलब कि जो आपका कॉग्निटिव बायसनेस होता है, जो लिमिट करता है पर्सन को। और लास्ट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग अभी हमने पढ़ा था कि क्या, मल्टीपल सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, मल्टीपल ऑप्शन ढूंढना है, ताकि प्रॉब्लम अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से सॉल्व की जाए। तो राइट आंसर विल बी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप और डिमांड्स। अब डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, ऐसे ऐसे ग्रुप जो कि कह सकते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो गरीब है, जिनका सोशल स्टेटस क्या है, बहुत ही नीचे है। तो उनको इंक्लूड करना, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग्स टू, तो क्या इस चीज से क्या मतलब बेनिफिशियल है। अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, एविडेंसिंग एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, तो ये चीज गलत है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। आइसोलेशन इन द क्लासरूम, आइसोलेशन उनको अलग कर देना, ये बात ही गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट ग्रुप कर देना, ये गलत है। तो हमें क्या करना है, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, मतलब कि हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें उनके तरफ क्या होने चाहिए, एक सेंसिटिव बिहेवियर होना चाहिए, ताकि उस चीज को हम अब मतलब इंक्लूड कर सके, उस चीज को इम्पोर्टेंस दे सके और उस चीज का एडवांटेज उठा सके, ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। तो आंसर विल बी अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है फीडबैक की। पहला ऑप्शन देखिए, इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ टास्क, तो जो इफेक्टिव फीडबैक जो है, जो फीडबैक है, क्या एंड ऑफ द टास्क देना चाहिए। इट इज ब्रॉड एंड जेनेरिक, क्या ये होना चाहिए। इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम, क्या ये होना चाहिए। या इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, तो एंड ऑफ द टास्क कॉन्सेप्ट गलत है। ब्रॉड और जेनरिक होना चाहिए, ये भी गलत है, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। और इट इज ओनली फोकस, एक आउटकम के उस पर फोकस होना चाहिए कि आपको फाइनल रिजल्ट देना है, ये गलत है। तो हमारा फीडबैक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय निकलने के बाद किसी को आप फीडबैक दोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएगा, अपनी लर्निंग को एनहांस नहीं कर पाएगा। तो उसका टाइम में देना फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेनेसी। अब प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है, आपने फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा होगा, सेप्लोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेप्लोकॉर्डल में क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, हेड टू टो होता है। और आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। मतलब पहले स्पाइनल कॉर्ड आपका डेवलप होगा, फिर उसके बाद हैंड और ये बाकी सारी बॉडी पार्ट्स आपके डेवलप होंगे। सेंटर टू आपका आउटर है। ठीक, तो इसमें देखिए प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या है, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, बिल्कुल सही। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो नंबर 1 है ऑप्शन करेक्ट। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, नहीं, ये सेप्लोकॉर्डल की बात कर रहा है। Development of language occurs rapidly as it is sensitive period for development. लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं करता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, क्यों? क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के डेवलपमेंट की बात सिर्फ नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा क्या है ऑप्शन सही, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल क्या करता है कि लिम्स कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर। लिम्स आपका क्या है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेन बोन है, उसको कहते हैं टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following type of question can help assess a student's ability to evaluate information critically। तो हमें एक इफेक्टिव क्वेश्चन बताना जिससे स्टूडेंट्स की एबिलिटी को इवैल्यूएट कर सके। पहला क्वेश्चन दैट आस्क फॉर सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म। सिंपल डेफिनेशन पूछ के आप बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को बता सकते हैं, नहीं। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेटेड द टेक्स्ट। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेटेड द टेक्स्ट।
ये ऑप्शन गलत है कि सिर्फ एग्जाम्पल और टेक्स्ट के बेसिस पे चीजों को क्वेश्चन पूछ के आप बच्चे की थिंकिंग को नहीं बता सकते, उसके एबिलिटी को नहीं बता सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द समरी ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि जो आपने पढ़ाया है वो टेक्स्ट है, उसकी समरी आप पूछ लो, इससे बच्चे की थिंकिंग नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन विल बी क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, मतलब उनको अपना पर्सनल ओपिनियन देना, उनकी अपनी पर्सनल राय देनी है जो वो सोचते हैं, कहीं टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ नहीं, कहीं एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ नहीं, कहीं रट्टाफिकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, पर्सनल ओपिनियन स्टूडेंट को देना। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखिए, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, बिल्कुल सही। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर, हमें ऐसी पेडागोजी को यूज करना है जो बच्चों के लर्निंग में हेल्प करे। नेक्स्ट, एन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट डिफरेंस इन लर्निंग लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन, बिल्कुल कोलैबोरेशन कोऑपरेशन से बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। तो एक फिक्स्ड करिकुलम और एक स्टैंडर्ड असेसमेंट ऐसा इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं सिर्फ फोकस करता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो अगर हम फेज की बात करें, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहला किसमें होता है बच्चा, प्री नेटल, इन्फेनेसी, चाइल्डहुड, आपका चाइल्डहुड, आपका अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड में डेवलप डिवाइडेड होता है। देन हम बात करें एडोलेसेंस की और देन अडल्टहुड की, तो 18 के बाद आपका अडल्टहुड शुरू हो जाता है। उससे पहले 12 टू आपका 12 टू 18 और 17 का जो फेज होता है वो आपका क्या होता है, एडोलेसेंस का होता है। तो यही वो फेज होता है जिसे हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है और बच्चे का ट्रांजिशन फेज होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा अडल्ट चाइल्डहुड से एक अडल्टहुड बनता है इस स्टेज को पार करने में। तो राइट आंसर विल बी एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, सीइंग इन दिस हिज फादर रिस्पोंडेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई, दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। तो अभी मैंने आपको बताया जो स्टीरियोटाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये क्लियर होता है कि गर्ल का क्या रोल है और बॉय का क्या रोल है, गर्ल क्या करेगी और बॉय क्या करेगा। तो यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो लड़कियां होती हैं उनका काम रोने का होता है, लेकिन लड़कों का काम रोने का नहीं होता है। तो इससे हमारा क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी 1, दैट इज रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इक्वालिटी प्रमोट नहीं करता है, रिड्यूसेस जेंडर बायसनेस, कहीं से भी रिड्यूस नहीं कर रहा है, चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप, ये चीज नहीं है। तो रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप पहला आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमारी कैसी, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, फिक्स करिकुलम की बात हुई तो ये चीज पहले ही गलत हो गई। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग चिल्ड्रन, कंपटीशन की धारणा नहीं सिर्फ डेवलप करनी है। नेक्स्ट, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी ताकि बच्चे अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाए और चीजों को डेवलप कर पाए। ठीक, तो राइट आंसर विल बी व्हाट, थर्ड। लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, सिर्फ एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे हम बात नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कौन करता है, जॉन डेवी साहब करते हैं, जिन्होंने ये चीज बताई कि बच्चा अपना काम करके सीखता है, उनको ऐसे इन्वॉल्वमेंट और आपका हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू ही बच्चा चीजों को सीखता है और अच्छी तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hint in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will. अच्छा, बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने बताया था आपसे कि बच्चा क्या कर रहा है, अगर स्ट्रगल करता है, जहाँ पे पॉज क्रिएट हो जाता है, बच्चा जहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाता है चीजों को, तो उस पॉज को हम क्या कहते हैं, कौन सा जोन कहते हैं, हम आपका ZPD जोन कहते हैं, जहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है। और हेल्प कौन देता है,
KO देता है, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि हर एक व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक। और जो प्रोसेस से वो हमको हेल्प देते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग की कहलाती है। तो क्वेश्चन में बच्चे के लिए पॉज कहाँ पे क्रिएट हो गया है, जब वो मतलब जो एक्टिविटी करने में वो स्ट्रगल फील कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत चाहिए, जो कि MKO कौन है, उनके टीचर है, जिन्होंने उनको हेल्प की बाय प्रोवाइडिंग क्यूज। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, आपका ये जो हेल्प मिल रही है इसका प्रोसेस आपको पूरा पूरा क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, ठीक। तो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ टीचर विल डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट, नहीं। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, एक स्कैफोल्डिंग है, बच्चों को एक हेल्प प्रोवाइड कराना ताकि बच्चे इजिली चीजों को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दी ऑफ, एक मिनट इस स्टेप में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन में क्या चीज करेक्ट है उसके बारे में बताना है। आप लोग को सोशलाइजेशन में चीजें याद होगी, मैंने 5 तरीके की आप लोग को बताई थी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका मेंटल, एंटिसिपेटरी, ठीक, इस तरीके के रिसोशलाइजेशन, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ये भी बताया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन किससे रिलेटेड होता है, फैमिली से, और सेकेंडरी आपका स्कूल से। तो यही हमें ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड ढूंढना है। सबसे पहला देखिए, स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो यहीं पे चीजें क्लियर हो गई कि हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन देख लीजिए, स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं, पीयर आर प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं, ये सेकेंडरी में आते हैं। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी नहीं, फैमिली हमारी क्या है, प्राइमरी है। तो राइट आंसर विल बी स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की सोशो कल्चरल रेस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये सोशो कल्चरल रेस्पेक्टिव जो है वो किस पे एम्फसाइज करता है। तो मैंने आप लोग को कल लेक्चर में बताया था कि जो ये जो वाइगोस्की इन्होंने 3 चीजों को बताया। लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बच्चा पहले लैंग्वेज डेवलप करता है, देन थॉट डेवलप करता है, ठीक। तो लैंग्वेज को बच्चे क्या यूज करते हैं, एज अ टूल, और कल्चर से, और बच्चा किससे सीखता है, अपने सोशल इंटरेक्शन से बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, ठीक। तो सांस्कृतिक चीजें, कल्चरल, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, इन 3 एस्पेक्ट दिए थे आपके वाइगोस्की साहब ने। तो ये इंपॉर्टेंट बताया था, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, कल्चरल टूल। बिल्कुल कल्चरल टूल की बात आपके वाइगोस्की साहब करते हैं, तो राइट आंसर विल बी कल्चरल टूल। एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, in his theory of cognitive development, जीन पियाजे explain cognitive structure in terms of, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किस टर्म में बताया था। आपको पता होगा जीन पियाजे साहब क्या थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थे, जो हेरिडिटी और जेनेटिकल चीजों पे ज्यादा उन्होंने बताया। बच्चे अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से चीजें सीखता है, उनके अपने आसपास की चीजों से। तो इसमें जो प्याजी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें, जिसमें स्कीमा की बात की, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन की बात की, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, कॉन्क्रीट, फॉर्मल स्टेजेस बताए। तो इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए, साइकोलॉजिकल टूल नहीं, एस और आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन नहीं, ये तो आपका लर्निंग थ्योरी हो जाएगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन करते हैं, वाइगोस्की साहब बात करते हैं। तो लास्ट स्कीमा की बात कौन करता है, प्याजे साहब करते हैं, जिन्होंने ये बताया बच्चे अपने अंदर एक इमेजिनरी और एक डायग्रामेटिक, उनके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन का स्टोर रहना। कुत्ता देखा है तो हाँ, कुत्ते की इमेज अगर दिमाग में है तो पता है कुत्ता कैसा है, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। तो राइट आंसर विल बी स्कीमा। नेक्स्ट देखिए प्री ऑपरेशन स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड। तो हम प्री ऑपरेशन स्टेज आपका कौन सा सेकंड होता है स्टेज, जिसमें इस स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं होता है, बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, बच्चा क्या होता है, इगोसेंट्रिक होता है, यहाँ पे बच्चे के अंदर एनेनिज्म होता है, ठीक। यहाँ बच्चे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बताता है, इंट्यूटिव स्टेज होती है, सेंट्रेशन होता है, ठीक। बच्चा एक ही टाइम पे एक ही चीज को क्या कर पाता है, फोकस कर पाता है, मल्टीपल चीजों को नहीं कर पाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये बिल्कुल गलत है, फॉर्मल में जाएगा।
हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये फॉर्मल में जाएगा, और कंजर्व एंड सीरिएशन वाला कॉन्सेप्ट आपका कॉन्क्रीट में जाएगा। तो बच्चे के अंदर क्या है, सेंट्रेशन इन थॉट। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। तो सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा सेंट्रेशन इन थॉट बच्चे के अंदर इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। नहीं, डेवलपमेंट का रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। नहीं, हम सोशल लर्निंग की भी बात करते हैं। सो डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। नहीं, हर आपका डेवलपमेंट जो होता है वो मृत्यु तक जाता है। और लास्ट क्या है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल सही, यूनि डायमेंशनल नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है, सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। तो सीक्वेंस हमारा क्या है, बच्चा यहाँ पे देखिए सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। बच्चे के पहला सेंसस से चीजों को सीखना शुरू करेगा, फिर कॉन्क्रीट धीरे धीरे एक चीज पे फोकस करना, धीरे धीरे चीजों को समझना, मूर्त चीजों को देखना, और जो चीजें सामने है उसी के बारे में सिर्फ सोचना समझना, चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो चीजें सामने नहीं है, फील करके दिमाग में अमूर्त ज्ञान जिसे कहते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जिसे कोई देख नहीं सकता, ठीक, उस चीज को सॉल्व करना। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ नहीं बढ़ते। तो राइट आंसर विल बी सेंसरी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखें, इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, जो बच्चे के अंदर, जो हर एक बच्चा अपने में अलग है, अलग अलग रेट ऑफ डेवलपमेंट है, सभी अलग अलग है। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम जहाँ है, जहाँ पे बच्चे के विकास के लिए पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जा रहा है, तो उस ऐसे क्लासरूम में वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हिंड्रेंस नहीं, फेलियर नहीं, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग नहीं, इम्पोर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपकी जो प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उस इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको उस चीज में यूज करना चाहिए, ताकि आप अपने टीचिंग लर्निंग जो आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से इनहांस कर पाए और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाए, पढ़ा पाए, उनके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो राइट आंसर विल बी 4। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।